हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, दिस इज गोपीशन एंड यू आर वाचिंग संभव ऑनलाइन क्लासेस। तो देखिए, हमारे पिछले वीडियो तक हमने क्वेश्चन 7 तक कंप्लीट कर लिए थे 10.1 एक्सरसाइज के, और आज आगे के हम क्वेश्चन देख रहे हैं। और हाँ, एक हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। देखिए, क्वेश्चन हमारा 8 नंबर क्या है कि दी गई आकृति में कोण P का अर्धक PS है। ये आकृति दी गई है, डायग्राम। इसमें कोण P का अर्धक क्या है? PS है। कोण P का अर्धक PS मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है? इक्वल है। मतलब एंगल 1 और 2 नाम दे सकते हैं हम इसको। एंगल 1 इज इक्वल टू क्या? एंगल 2। अर्धक मतलब आधा आधा करता है इसको। भुजा QR को S पर प्रतिच्छेद करता है। ये कोण अर्धक का PS है। भुजा QR को कहां पर प्रतिच्छेद करता है? S पर। SN लंब है किस पर? PQ। SN परपेंडिकुलर PQ पर है, SM परपेंडिकुलर है PR पर खींचे गए हैं। तो सिद्ध कीजिए कि SN और SM इन दोनों को हमें इक्वल प्रूव करना है। बड़ा आसान और छोटा सा स्वीट सा क्वेश्चन है। देखिए, हम इसमें सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट, दिया है हमें। इस आकृति का दूसरा पार्ट हो जाएगा दिया है। दिया है हम लिख देंगे। क्या दिया है इसमें? एक तो दी जाएगी PS कोण P का अर्धक है। PS कोण P का अर्धक है। अर्थात क्या कहना चाह रहा है ये कि कोण 1 बराबर किसके हैं? कोण 2 के हैं। एवं SN तो परपेंडिकुलर है किस पे? PQ। और SM परपेंडिकुलर है किस पे? PR। ये भी गिवन है। ये इतनी बातें इसमें दे रखी है। उसके बाद में सिद्ध क्या करने का कह रहा है वो? प्रूव क्या करना है हमें? सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करने का बोल रहा है? वो बोल रहा है कि SN के इज इक्वल टू में SM लेके आओ। तो अगला कह रहा है तो हमें लाना पड़ेगी। तो देखिए, SN इज इक्वल टू में क्या लेके आना है? SM लेके आना है। तो हम देखो अगला पॉइंट करेंगे इसमें उपपत्ति। बड़ा आसान क्वेश्चन है। हमें SN और SM को बराबर लेके आना है। तो हमारे पास दो ट्राइंगल बन रहे हैं। एक तो आपका PNS और दूसरा PMS, या इसको ऐसे ले सकते हैं SNP व SMP में। तो हमने ले लिया ट्राइंगल PNS व ट्राइंगल PMS में। इन दोनों को हम सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। तो देखिए, सर्वांग सम सिद्ध कैसे होंगे? पहली समानता क्या है हमारी? इसका कोण PNS और इसका कोण PMS दोनों 90 डिग्री के दे रखे हैं। पहली समानता ले ली हमने, कोण PNS बराबर कोण PMS इज इक्वल टू 90 डिग्री। कहां से आया? गिवन है, दिया है, लिख दिया। दूसरी समानता, कोण 1 बराबर कोण 2, दोनों ट्राइंगल का इसका कोण 1, इसका कोण 2। ये कहां से आया? ये भी दिया है। दिया है कि नहीं दिया है? और तीसरी समानता हम लेके आएंगे। देखो, एक तो ये दोनों एंगल, ये एंगल इक्वल है, 90 डिग्री के। एंगल 1 इज इक्वल टू 2, ये भी दे रखा है हमें। और तीसरी समानता इस ट्राइंगल का PNS की PS भुजा और PMS की PS भुजा। PS इज इक्वल टू PS, ये कौन सी साइड है? कॉमन साइड है। तीसरी इक्वलिटी आ गई, PS इज इक्वल टू PS उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। तो कौन सी सर्वांग समता लग गई? कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग गई इसके अंदर? AAS एंगल साइड। तो AAS, इसलिए आपके AAS सर्वांग समता से त्रिभुज कौन सा? PNS सर्वांग सम हो गया त्रिभुज PMS। और हमें पता है सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, या बाय CP/CT नियम हम लिखेंगे। चूंकि एक बार आज पूरा ही लिख देते हैं, सर्वांग सम, ये हमने पहले लिखा था। चूंकि सर्वांग सम
त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। इसलिए इसकी संगत भुजाएं हम देखेंगे, इसकी भुजा SN, यही तो लेके आनी हमें, इसकी भुजा SN लेंगे तो SN की संगत भुजा हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी SM, और यही हमें सिद्ध करना था। बस इतना सा सरल सा इधर क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं आएगी ऐसे क्वेश्चन में। ये है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए दोस्तों, हमारे आप साथ बने रहिएगा, इजी से इजी वे में हम क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको। और हाँ, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखा करें, क्योंकि आगे लास्ट में ऐसी मोस्ट बातें दी हुई होती है। जैसे कि पिछले वीडियो में हमारे लास्ट वाले क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे दोनों क्वेश्चन। उसी प्रकार से हो सकता है इसमें भी लास्ट वाले क्वेश्चन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाए, तो हम वीडियो को आप लास्ट तक देखा करो। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9, दी गई आकृति में कोण ABC दिया गया है। इस आकृति में कोण ABC है, हमें भी दिखाई दे रहा है। BA और BC से समदूरस्थ, BA और BC से, एक लाइन BA है और दूसरी BC है, इनसे समदूरस्थ तथा कोण ABC के अंदर BA और BC से समदूरस्थ बिंदु लेना है। और कोण ABC के कहाँ लेना है, अंतःभाग में। किसी बिंदु का बिंदुपथ, किसी बिंदु मतलब कोई एक बिंदु ले सकते हैं, जैसे ये बिंदु ले लिया, और इस बिंदु की शर्त क्या है, ये शर्त है कि इस बिंदु की इससे डिस्टेंस इस लाइन से और वापस इस लाइन से डिस्टेंस क्या है, इक्वल दे रहे हैं। समदूरस्थ बिंदु BA और BC से और इसके अंतःभाग में। अब देखिए, मैंने इसके अंतःभाग में एक बिंदु लेना है, हमने ये बिंदु ले लिया। इसके अंतःभाग में हमें बिंदु लेना है, जैसे यहां पे एक बिंदु ले लिया P। अब बोल रहा है इससे समदूरस्थ, कि ये बिंदु इनसे दोनों लाइनों से समदूरस्थ होना चाहिए, इससे और इससे समदूरस्थ। बिंदु P है जो BA और BC दोनों से क्या है, समदूरस्थ है और ABC के अंतर्भाग में है। तो देखिए यहां पे ये 90 डिग्री है, क्योंकि किसी पॉइंट से किसी लाइन की डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ये फिक्स है। तो किसी पॉइंट से किसी लाइन की अगर हम डिस्टेंस लेते हैं तो वो फिक्स है, वो डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही ली जाती है। और बोल रहा है कि ये आपका जो हमने ली PM और PN, ये दोनों क्या आपस में इक्वल भी गिवन है। तो हमें निकालना क्या है, इसके अंदर किसी बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए। हमें P बिंदु का, PQR कितने भी बिंदु ले सकते हैं जो आपके BA और BC से क्या है, समदूरस्थ है, वो हमें बिंदुपथ ज्ञात करना है। तो इसमें हम दिया है, हमें क्या लिखेंगे, दिया है में हम लिख देंगे। एक तो क्या है, PM = PN है, वह लिखना चाहेंगे तो ये भी लिखेंगे। PM परपेंडिकुलर AB और PN परपेंडिकुलर है किसके, AC के। उसके बाद में हमें ज्ञात करना है, इसमें सिद्ध नहीं करना है, ज्ञात करना है। टू फाइंड, ज्ञात क्या करना है, इन दोनों से जो समदूरस्थ बिंदु आया ना P, इसका बिंदुपथ, P का बिंदुपथ, या इसे समदूरस्थ और कितने भी बिंदु हो सकते हैं, P का बिंदुपथ, ये हमें ज्ञात करना है। और इसमें हम रचना लिखेंगे। रचना में हम क्या करेंगे, रचना में हम करेंगे A को P, B को P से मिलाएंगे। ये हमने रचना कर दी।
आगे तक बढ़ाना चाहो तो आगे तक बढ़ा भी सकते हैं। बी को पी से मिला दिया, आगे तक इसको बढ़ा दिया, ये हमने रचना कर दी। अब देखिए रचना में यही चीज लिख देंगे हम, बीपी को मिलाया, बी को पी से मिलाया, ठीक है। अब देखिए हम उत्पत्ति करेंगे इसमें, ये आपके वैसे देखी जाए तो आपने थ्योरम 10.2 की थी ना, तो किसी कोण की दोनों रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपत उस कोण की समद्विभाजक रेखा होती है, तो ये समद्विभाजक रेखा आएगी। अब देखिए उत्पत्ति में हम क्या करेंगे कि दो त्रिभुज है हमारे पास, त्रिभुज एक का नाम ले लेंगे पीएमबी, दूसरे का पीएनबी। त्रिभुज पीएमबी व त्रिभुज पीएनबी में समानताएं, पहली समानता कोण पीएमबी बराबर कोण पीएनबी, कोण पीएमबी बराबर कोण पीएमबी कितनी है 90 डिग्री गिवन है। दूसरी समानता पीएम बराबर या पीएम बराबर पीएम से पहले बीपी बराबर बीपी, इसकी भी बीपी इसकी भी बीपी, दोनों का क्या हाइपोटेनियस है, कर्ण है। दूसरी समानता बीपी बराबर बीपी, इसको लिखना चाहेंगे तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे उभयनिष्ठ कर्ण, उभयनिष्ठ कर्ण। और तीसरी समानता कौन सी है हमारी, पीएम इज इक्वल टू पीएम, पीएम इज इक्वल टू पीएन दिया है। तो क्या हो गया दोनों त्रिभुजों में, इसका ये समकोण ये कर्ण ये भुजा, इसका ये समकोण ये कर्ण भुजा, आरएचएस सर्वांग समता से, इसलिए आरएचएस सर्वांग समता से क्या हो गया, त्रिभुज आरएचएस सर्वांग समता से त्रिभुज पीएमबी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज पीएनबी के। और वही बात बाय सीपीसीटी नियम, सीपीसीटी नियम से या लिखेंगे सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं सीपीसीटी नियम से। क्या हो जाएगा, इसका ये एंगल और इसका ये एंगल इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 लिख सकते हैं यहां पर सीपीसीटी नियम से। कोण 1 बराबर कोण 2, अर्थात बीपी क्या हो गई, कोण एबीसी की समद्विभाजक रेखा। अतः बिंदु पी का बिंदुपत कोण एबीसी की समद्विभाजक रेखा होगी। अगर देखिए ये क्वेश्चन छोटा आ जाए आपके तो किस प्रकार से करोगे, मतलब 1 नंबर का दे दिया जाए तो हम सीधा कर सकते हैं उसको कि किसी कोण की दोनों रेखाओं से, इसने पूछा है ना ए बी और ए सी समदृष्ट बिंदु का बिंदुपत क्या होगा, तो उस क्वेश्चन को हम सीधा भी कर सकते हैं। सीधा कैसे कर देंगे कि किसी कोण की दोनों रेखाओं से समदृष्ट बिंदु क्या होता है, समदृष्ट बिंदु का बिंदुपत उस कोण की समद्विभाजक रेखा होती है। तो 1 नंबर का आएगा तो हम ऐसा लिखेंगे कि बी ए और बी सी समदृष्ट बिंदु का बिंदुपत क्या होगा कि कोण ए बी सी की समद्विभाजक रेखा। इस प्रकार से उसको छोटा 1 नंबर का आंसर ऐसे देंगे हम, और बड़ा 3 नंबर का दे दिया तो हम उसका आंसर इस प्रकार से देंगे। ध्यान रखना इस चीज का। अब देखिए आपके जैसे 10.1 तो कंप्लीट हो गई, और 10.2 जो अब की बार सिलेबस में उसकी थ्योरम और 10.2 सारी हट गई है, वो आपके अब की बार आने की नहीं है। हाँ, उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट है वो मैं आपको क्लियर करा रहा हूं। जैसे आपको दे दिया कि किसी कोण की भुजाओं के लंब समद्विभाजकों के संगामी बिंदु, किसी कोण के समद्विभाजकों के संगामी बिंदु, और किसी शीर्ष लंबों के संगामी बिंदु, और आपके जो है उसके बाद में आ जाए जैसे माध्यिकाओं के संगामी बिंदु, ये क्या होते हैं और इनके संगामी बिंदु को कहते क्या है। ये थोड़ी सी बेसिक चीजें, ये मैं आपके कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूं। सबसे पहले क्या होती है, कोण के समद्विभाजक बिंदु। कोण के समद्विभाजकों के
संगामी बिंदुओं को त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? परिकेंद्र। ये छोटे छोटे कंसेप्ट क्लियर करने होते हैं। त्रिभुजों का परिकेंद्र कहते हैं। अब देखिए मैं आपको समझाता भी हूं क्यों कहते हैं। किसी कोण के समद्विभाजकों के संगामी बिंदु को, कोणों के त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजकों के संगामी बिंदु को त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। या ऐसे लिख सकते हैं त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजकों के संगामी बिंदु को त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। कैसे? कि जैसे ये त्रिभुज ले लिया, ABC त्रिभुज, सीधा समझा रहा हूं आपको। त्रिभुज ले लिया, इसके कोणों के समद्विभाजक, जैसे कोण A का समद्विभाजक खींचा, कोण B का समद्विभाजक खींचा, कोण C का समद्विभाजक खींचा, ये मान लिया O पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो कोण के समद्विभाजक पर बिंदु होता है कोण की, किसी कोण की समद्विभाजक। अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में प्रूव किया था कि किसी कोण के समद्विभाजक पर स्थित कोई बिंदु होगा, वो उस कोण की दोनों रेखाओं में समदृष्ट होगा। तो आपके एक कोण की समद्विभाजक, तो ये आपसे यहाँ इक्वल और ये इक्वल होगा, ये इक्वल और ये इक्वल होगा। उसके बाद में यहां से अगर कोण B के समद्विभाजक पर है तो यहां से इक्वल होगा, ये हो गया। तो देखिए, सॉरी यहां मैंने परिकेंद्र लिखा है, यहां क्या आएगा? अंत्यकेंद्र। वो भुजाओं का समद्विभाजक परिकेंद्र होता है। अब देखिए मैं इसको केंद्र मानकर और ये त्रिज्या लेकर वर्त खींचूंगा, क्योंकि ये तीनों साइड तो इक्वल है, तो ये सर्किल बनेगा और ये इसका क्या हुआ? अंत्यकेंद्र हुआ, नहीं हुआ? तो किसी त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजकों के संगामी बिंदु को त्रिभुज का अंत्यकेंद्र कहते हैं। त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजकों के संगामी बिंदु को त्रिभुज का अंत्यकेंद्र कहते हैं। और इसी प्रकार परिकेंद्र, त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजकों, त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजकों, के संगामी बिंदु को त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजकों के संगामी बिंदु को त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। तो देखिए ये त्रिभुज ले लिया हमने, अब की बार हमने क्या लेते हैं? ABC त्रिभुज ले लिया और इसकी भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींच दिए हमने। ये भुजा AB का लंब समद्विभाजक, ये B का। लंब समद्विभाजक मतलब लंब भी है और समद्विभाजक भी है, लंब भी है और समद्विभाजक भी है, और ये इसका लंब समद्विभाजक हो गया। ये ध्यान रखना, त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक संगामी होते हैं तथा इनके संगामी बिंदु को क्या कहते हैं? त्रिभुज का अंत्यकेंद्र। और त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक भी संगामी होते हैं, ये फिक्स है। आपकी थ्योरम 10.2 में थी पर हट गई। त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक क्या होते हैं? संगामी होते हैं, और उनके संगामी बिंदु क्या कहते हैं? त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं। देखिए अब ये क्यों हुए? क्योंकि ये क्या हुआ? त्रिभुज का लंब समद्विभाजक। और आपको पता है किसकी भुजा के लंब, थ्योरम 10.1 की कन्वर्स, किसी भुजा के लंब समद्विभाजक पर स्थित बिंदु उस भुजा के दोनों सिरों से क्या होता है? समदृष्ट होता है। तो इस पे कोई बिंदु होगा जैसे O, तो ये इससे और इससे इक्वल डिस्टेंस पर होगा। उसी प्रकार इसके लंब समद्विभाजक को इससे इक्वल डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस इक्वल हुई। OA, OB, ROC, इसको हमने प्रूव भी किया था इक्वेशन को। तो अगर हम O को केंद्र मानकर और ये त्रिज्या लेकर अगर कोई सर्किल खींचेंगे तो वो क्या होगा? तीनों बिंदु से होकर जाएगा, तो ये क्या होगा? परिकेंद्र होगा। परिकेंद्र होगा तो परि का केंद्र क्या होगा? परिकेंद्र होगा। परिगत वर्त होगा और उसका केंद्र परिकेंद्र कहलाएगा। तो ध्यान रखना है, ये अंत्यकेंद्र की डेफिनेशन हो गई। क्या हुई? कि त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजकों के संगामी बिंदु को त्रिभुज का अंत्यकेंद्र कहते हैं तथा त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजकों के संगामी बिंदु को त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। उसके बाद में लंब केंद्र आएगा। त्रिभुज के शीर्ष लंबों के संगामी बिंदु को क्या कहते हैं? लंब केंद्र कहते हैं, त्रिभुज के शीर्ष लंबों का। उसके बाद में त्रिभुज के शीर्ष लंबों के संगामी बिंदु। देखो एक बार परिकेंद्र वाले में एक चीज और देखना छूट गई। परिकेंद्र में ये ध्यान रखना, त्रिभुज का परिकेंद्र कहां स्थित होगा? अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होता है। अगर न्यून कोण त्रिभुज होगा और उसका परिकेंद्र बनाएंगे हम, न्यून कोण त्रिभुज का परिकेंद्र होगा त्रिभुज के अंदर अंतःभाग में,
और अगर त्रिभुज का प्रकार समकोण त्रिभुज हो, कौन सा त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज, तो उसका परिकेंद्र फिक्स है, प्राप्त कहां होगा, उसके कर्ण पर, उसके 90 डिग्री के सामने वाली भुजा पर, कर्ण पर होगा। क्या, न्यून कोणों का, ये कह रहा है त्रिभुज का परिकेंद्र, परिकेंद्र की स्थिति है ये, परिकेंद्र की स्थिति। न्यून कोण त्रिभुज में परिकेंद्र अंत्यभाग में होता है, समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र उसके कर्ण पर होता है, तथा अधिकोण त्रिभुज में, तथा अधिकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कहां होता है, त्रिभुज के बहिर्भाग में, बाहर होता है, बहिर्भाग में स्थित होता है। इन तीनों बातों का भी ध्यान रखना, इनमें से छोटा क्वेश्चन बन जाता है ये आपके। अब देखिए अगला, त्रिभुज के शीर्ष लंबु के संगामी बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं, लंब केंद्र कहते हैं। त्रिभुज के शीर्ष लंबु के संगामी बिंदुओं को त्रिभुज का लंब केंद्र कहते हैं। त्रिभुज का शीर्ष लंब कौन सा है, यदि ये त्रिभुज है एक आपका एबीसी, एक ट्रायंगल है, इसके शीर्ष समूह भुजा पर डाले गए लंब कहलाते हैं शीर्ष लंब। शीर्ष समूह भुजा पर डाले गए लंब शीर्ष लंब कहलाते हैं। एडी, बीई और सीएफ, ये तीनों शीर्ष लंब हुए। त्रिभुज के किसी शीर्ष समूह भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है, और त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब संगामी होते हैं, और उनके संगामी बिंदुओं को लंब केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब केंद्र, लंब केंद्र, ध्यान रखना इस बात का, लंब केंद्र। उसके बाद में इसी प्रकार से त्रिभुज की माध्यिकाएं संगामी होती है, और त्रिभुज की माध्यिकाओं के संगामी बिंदु को, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं क्या होती है, संगामी होती है। त्रिभुज की माध्यिकाओं के संगामी बिंदु को केंद्रक कहते हैं। त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं, केंद्रक कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है भाई। केंद्रक कहते हैं, या कोई बोलते हैं गुरुत्व केंद्र, गुरुत्व केंद्र भी इसी को बोलते हैं, गुरुत्व केंद्र। त्रिभुज की माध्यिकाओं के संगामी बिंदु को त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं या गुरुत्व केंद्र कहते हैं। त्रिभुज की माध्यिका कौन सी होती है, ये जैसे ट्रायंगल ले लिया त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज की माध्यिका किसे कहते हैं कि त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। तो त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को, ये मिड पॉइंट है डी, यहां से ये मिड पॉइंट है ई, यहां से इसका अपोजिट मिड पॉइंट है एफ, और इनके मध्य बिंदु को, इनको क्या कहते हैं, केंद्रक या गुरुत्व केंद्र। ये होता है त्रिभुज का केंद्रक, या बोलते हैं इसको गुरुत्व केंद्र, गुरुत्व केंद्र। तो ये हो गया, ये आपकी चारों बातें थी। त्रिभुज का लंब केंद्र, गुरुत्व केंद्र, परिकेंद्र, अंत्य केंद्र, इसके बारे में मैंने काफी कुछ बताया। और एक ध्यान रखना कि आपके समद्विबाहु त्रिभुज तो कौन सा होता है, समद्विबाहु त्रिभुज में ये 2-3 बातें और हैं, एक बार मैं इसमें ऐड कर रहा हूं कि समद्विबाहु त्रिभुज जिनकी आपके दो माध्यिकाएं समान होगी, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो माध्यिकाएं समान है, वो समद्विबाहु त्रिभुज। आपके एग्जाम्पल 4-5 में आपको सोल्व भी किया हुआ है, परंतु वो हट गया इसलिए मैं बता नहीं सकता। ध्यान रखना कि त्रिभुज के समद्विबाहु त्रिभुज, सॉरी, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो माध्यिकाएं समान हो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, तीनों माध्यिकाएं समान हो समबाहु त्रिभुज होता है। दो माध्यिकाएं समान वाला समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी दो माध्यिकाएं समान है, उसकी दो भुजाएं भी समान होती है, और जिसके तीनों माध्यिकाएं समान है तो उसकी तीनों भुजाएं भी सेम होगी, ये आपके होता है। और एक ध्यान रखना कि समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुजों में या समबाहु त्रिभुजों समबाहु त्रिभुज में अंत्य केंद्र, परिकेंद्र, शीर्षलंब, शीर्षलंब को क्या कहते हैं, केंद्रक, शीर्षलंब के संगामी बिंदु को केंद्रक, और एक आपका था लंब केंद्र था, सॉरी, शीर्षलंब का संगामी बिंदु लंब केंद्र व केंद्रक, लंब केंद्र व केंद्रक क्या होते हैं, संपाती होते हैं। कि कोई भी समबाहु त्रिभुज होगा तो उसका अंत्य केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक, चारों चीजें, लंब केंद्र,
अतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्र, चारों चीजें क्या होगी, संपाती होगी, मतलब एक ही जगह होगी। समबाहु त्रिभुज का अगर हम अंत्य केंद्र फाइंड करें, लंब केंद्र फाइंड करें, परिकेंद्र फाइंड करें और या केंद्र फाइंड करें, गुरुत्व केंद्र करने का मतलब, तो वो चारों क्या होंगे, संपाती होंगे, एक ही जगह कॉन्साइड्स होंगे। ये ध्यान रखना, ये समबाहु त्रिभुजों में ऐसा होता है। तो देखिए ये बातें हो गई। उसके बाद एक भी ध्यान रखना, समबाहु त्रिभुज का लंब केंद्र और आपका जो है माध्यिका वो भी संपाती होते हैं, क्योंकि उनके लंब केंद्र और आपके परिकेंद्रक संपाती हुए, तो वो लंब केंद्र शीर्ष लंब और माध्यिकाएं संगामी होना निश्चित है। और इसके बाद में ये आपके 10.2 का थोड़ा सा बेसिक था, और इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन आपके विविध प्रश्नावली में कुछ बने हुए, इन्हीं क्वेश्चनों से हो जाएंगे। विविध प्रश्नावली के 2 क्वेश्चन अलग है, वो भी बता रहा हूं मैं आपके। एक तो है कि समतल पर लुढ़कने वाले वर्त के केंद्र का बिंदुपथ क्या होगा, किसी समतल पर लुढ़कने वाले वर्त के केंद्र का बिंदुपथ क्या होगा। ध्यान रखना, समतल पर लुढ़कने वाले वर्त के केंद्र का बिंदुपथ, बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखिए कोई समतल है, ये हमारा समतल ले लिया, जैसे इस पे कोई वर्त सर्किल है जो लुढ़क रहा है, जैसे मैं इससे लेता हूं यहां से, कि ये ले लिया और वापस यहां से लुढ़क के ये आ गया यहाँ पे, ये भी ले लिया हमने यहाँ पे, इतना सा ही यहां से लुढ़क के आ गया यहाँ पे। सेम है, ये थोड़ा बड़ा छोटा हो रहा है इसमें तो, पर चलो हटा देता हूं। ऐसे लुढ़क रहा है, का कोई समतल है, समतल पर लुढ़कने वाले, ये वर्त लुढ़क गया, आगे चलता गया इस प्रकार से। जैसे मान लिया इसका सेंटर आपका था ये सेंटर पॉइंट, ये तो इसका यही रहेगा सेंटर, दूसरे वाले का, तीसरे वाले का सेंटर यहाँ रहेगा, चौथे वाले का सेंटर यहाँ रहेगा, पांचवें वाले का सेंटर तो यही रहेंगे। तो इनका अगर बिंदुपथ, इनके केंद्रों का बिंदुपथ अगर हम लेंगे तो वो क्या होगा, इस समतल के समांतर रेखा प्राप्त होगी कि नहीं होगी। तो समतल पर लुढ़कने वाले वर्त के केंद्र के बिंदुपथ, वर्त के केंद्र का बिंदुपथ समतल के समांतर रेखा प्राप्त होती है। समतल पर लुढ़कने वाले वर्त के केंद्र का बिंदुपथ समतल के समांतर रेखा प्राप्त होती है, ध्यान रखना इस चीज का। किसी समतल पर लुढ़कने वाले वर्त के केंद्र का बिंदुपथ उस समतल के समांतर एक रेखा प्राप्त होती है। और एक क्वेश्चन और है, उसको भी मैं थोड़ा बताता हूं, वो क्या है कि अगर वो है घड़ी में आपके जो एक होता है आपका वो पेंडुलम, घड़ी के पेंडुलम का, जैसे ये हमारी वॉच है, इसमें ये पेंडुलम लगा है, इस पेंडुलम का बिंदुपथ क्या होगा घड़ी में। जैसे ही आपके कितने बजते हैं, जैसे आपके 12 बज गए, तो मेरे नहीं आपके 12 बज गए, तो इस पेंडुलम इस प्रकार से हिलता है, लोलक बोलते हैं जिसको। तो इसका बिंदुपथ, पेंडुलम के सिरे का बिंदुपथ, पेंडुलम यहां तक आके जाता है, पेंडुलम यहां तक आगे भी जाता है, मतलब ऐसे घूमता है। तो ये बिंदुपथ क्या हो गया, ये क्या, एक वृत्त का चाप। घड़ी के लिखना चाहो लिख देना, घड़ी के पेंडुलम के सिरे का बिंदुपथ, घड़ी के पेंडुलम के सिरे का बिंदुपथ एक वृत्त का चाप होता है, एक वृत्त का चाप होता है। घड़ी के पेंडुलम के सिरे का बिंदुपथ क्या होता है, एक वृत्त का चाप होता है। तो ये था, तो इस प्रकार संबंधित विविध के क्वेश्चन है। विविध प्रश्नावली का एक लास्ट क्वेश्चन है जो मैं आपको कराने जा रहा हूं, देखिए वो क्या कह रहा है। एक त्रिभुज है,
एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं बीसी सीए और एबी के मध्य बिंदु क्रम से डी ई और एफ है, तो सिद्ध कीजिए कि ईएफ एडी को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ईएफ एडी को क्या करता है, समद्विभाजित करती है या करता है। तो देखिए हमें लेना क्या है, इसकी आकृति हम बनाएंगे, तो इसकी आकृति हम बनाएंगे इसके सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में इसकी आकृति लेंगे सबसे पहले। क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज एबीसी, हमें एक ट्रायंगल लेना है, तो ट्रायंगल उठा लो यहां से, ये उठा लिया हमने, ये ले लिया हमने ट्रायंगल। त्रिभुज एबीसी, इस ट्रायंगल को क्या लिखेंगे हम, एबीसी, ए बी और सी, क्या ले लिया, ए बी सी। एक त्रिभुज एबीसी, तो हमने त्रिभुज एबीसी ले लिया, इसकी भुजाओं बीसी सीए और एबी के, बीसी के सीए के और एबी के इसी क्रम से लेना है। डी ई और एफ क्या है, इनके मध्य बिंदु है। बीसी का मध्य बिंदु डी है, इसका मध्य बिंदु ई है, इसका मध्य बिंदु एफ है। क्या है, डी ई और एफ है। तो सिद्ध कीजिए कि ई एफ एडी को, हमें सिद्ध करना है ई को एफ से मिलाने वाली रेखा, ई को एफ से मिलाने वाली रेखा ई एफ है, वो एडी को समद्विभाजित करती है। ए को डी से मिलाने वाली रेखा, ई एफ है, वो एडी को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। ये हमें सिद्ध करना है इसके अंदर। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, दिया है में लिखेंगे सबसे पहले, गिवन दैट दिया है, दिया है, क्या क्या दे रखा है इसमें, त्रिभुज एबीसी की भुजाओं के मध्य बिंदु है बीसी सीए और एबी के मध्य बिंदु डी ई और एफ है। हम लिख देंगे त्रिभुज एबीसी की भुजाओं आपके बीसी सीए व एबी के मध्य बिंदु, ये यहां से लिख दिया मध्य बिंदु क्रमशः डी ई व एफ है, या थोड़ा कम लिखना चाहो तो लिख देना डी ई व एफ क्रम से बी सी ए सी व ए बी के क्या है, मध्य बिंदु है। इतना ही लिख सकते हैं हम। और उसके बाद में हमें सिद्ध क्या करना है, प्रूव दैट, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, ई एफ ए डी को समद्विभाजित करते हैं। सिद्ध करना है कि ई एफ ए डी को समद्विभाजित करती है। ई एफ एडी को, ई एफ लाइन है जो एडी को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। ये हमें प्रूव करना है। समान दो भागों में विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है या लम समद्विभाजित, समद्विभाजित करती है, ऐसा लिखा है, ठीक है। उसके बाद में हम इसकी रचना लेंगे। रचना में आपको कुछ नहीं करना है, डीई और डीएफ को मिलाना है। रचना में लिख देना डीई व डीएफ को मिलाया, जॉइंट डीई एंड डीएफ, डीई व डीएफ को मिलाया, ये हमने रचना कर दी। चलो तो हम मिला ही देते हैं। डीई और डीएफ को, डी को ई से मिलाओ पहले तो, और डी को एफ से मिला दो। ये हमने कर दी इसमें रचना, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, डीई और डीएफ को हमने मिला दिया। अब हम करेंगे उत्पत्ति। आपको पता है चूंकि डी व ई क्रम से भुजा बीसी व एसी के मध्य बिंदु है, हम लिखेंगे चूंकि बिंदु डी व चूंकि बिंदु डी व ई क्रम से भुजा बीसी, भुजा
BC व AC के मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। देखिए D और E भुजा BC और AC के मध्य बिंदु है। कहाँ? गिवन दैट D और E क्या है? भुजा BC और AC के क्या है? मध्य बिंदु है। तो हम लिखेंगे इसलिए मध्य बिंदु पर में से मिड पॉइंट थ्योरम, जो कि आपने क्लास 9th में पढ़ी थी। देखिए इसको मैं थोड़ा सा आपको इसका विशेष तौर से ध्यान रखना, इसको अलग से बता देता हूं कि मध्य बिंदु है, इसलिए मध्य बिंदु पर में से ये, इसलिए मध्य बिंदु पर में से, मध्य बिंदु पर में से, मध्य बिंदु पर में क्या है? आपने क्लास 9 में पढ़ा था कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा उसकी तीसरी भुजा के समांतर भी होती है और उसकी आधी भी होती है। यह मध्य बिंदु पर में आपने क्लास 9 में पढ़ा था कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर व उसकी आधी होती है। ये प्रूव किया था आपने क्लास 9 में, तो हमने लिखा दिया सीधा मध्य बिंदु पर में से। तो आपके त्रिभुज D और E है, जो भुजा BC और AC के क्या है? मध्य बिंदु है। तो इसका मतलब DE उसकी तीसरी भुजा को क्या हुई? AB हुई कि नहीं हुई? तीसरी भुजा AB हुई ना। ये मध्य बिंदु पर में से क्या हुआ कि आपके DE समांतर होगी किसके? AB के, और DE आधी भी होगी AB के। तो आपको अभी केवल समांतर से मतलब रखना है, समांतर हो जाएगी। हम लिख देंगे इसलिए DE समांतर। चलो वापस वही कलर ले लेता हूं मैं। इसलिए इसका विशेष तौर से मध्य बिंदु पर में क्या होता है कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर भी होती है और उसकी आधी भी होती है। इसलिए D और E त्रिभुज की BC और AC भुजाओं के मध्य बिंदु हुए तो DE समांतर हो जाएगी AB के, DE समांतर AB। तब जब DE समांतर AB के हुई तो DE समांतर AF के भी होगी, DE समांतर AF, DE समांतर AF के भी हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? अब इसी प्रकार सिमिलरली, इसी प्रकार आपको पता है D और FB भुजा BC और AC AB के मध्य बिंदु है। दे रखे हैं D और FB भुजा BC और आपके AB के क्या है? मध्य बिंदु है। इसका मतलब आपके जो है ये DF भी समांतर होगी AC के। इसी प्रकार आपकी DF समांतर हो जाएगी किसके? AC के। DF समांतर AC के होगी। तब अगर DF समांतर AC के होगी तो DF समांतर AE के भी होगी। तब DF समांतर किसके हो जाएगी? AE। अब देखिए इन दोनों से निष्कर्ष निकालिए आप। DE समांतर AP और DF समांतर DE समांतर AF और DF समांतर AE। DE तो समांतर है किसके? AF के, और DF समांतर है AE के। आमने सामने की भुजाएं समांतर हुई, इसलिए AFED या AEDF एक कौन सा चतुर्भुज होगा? समांतर चतुर्भुज होगा कि नहीं होगा? कि आमने सामने की भुजाएं समांतर हुई कि नहीं हुई? DE समांतर है किसके? AF के, और DF समांतर है किसके? AE के। इट मींस आपका AEDF एक समांतर चतुर्भुज होगा। इसलिए AEDF एक समांतर चतुर्भुज होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। तथा आप जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण डायगोनल्स क्या करते हैं? एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। चूंकि समांतर चतुर्भुजों के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण कौन कौन से वे एक बार देखिएगा वापस। समांतर चतुर्भुज लिया था AEDF को, और इसके विकर्ण हुए AD और EF एक दूसरे क्या करेंगे? समद्विभाजित। और यही करना था हमें, EF AD को समद्विभाजित करती है। अतः EF AD को समद्विभाजित करता है या करती है? अतः EF AD को समद्विभाजित करता है। EF विकर्ण है जो AD क्या करेगा? समद्विभाजित करती है।
या करता है, या करता हूं, या करता था। इधि सिदम, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो देखिए मित्रों, ये आपके चैप्टर नंबर 10 बिंदुपत लोकस, जिसको इतना ज़्यादा डर लगता है, एकदम सिंपल हुआ और 10.2 हट गई और उसके बेसिक है वो भी आज मैंने बता दिया। तो इससे बार कहीं से नहीं आने वाला है, जो आपके सिलेबस में अब की बार है वो सारा पढ़ा दिया गया है। और आप हमारे सारे वीडियोज़ हैं उनको पूरा देखा करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उसके बाद में हम कल से नया चैप्टर हमारा जो इससे अगला चैप्टर सिमिलरिटी, समरूपता, वो लेने जा रहे हैं, उनको भी देखना आप अच्छे से। धन्यवाद।